नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, लगभग 2500 साल पहले के भारत में। उन गांवों और शहरों की कहानी में जो उस वक्त तेजी से उभर रहे थे। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, लोहा। बिल्कुल। और ये समझना कि कैसे एक धातु ने खेती, समाज और व्यापार मतलब सब कुछ बदल दिया, ये यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक बहुत मजबूत बेस तैयार करता है। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों और राजाओं की कहानी नहीं है। ये उस सामाजिक और आर्थिक बदलाव की कहानी है जिसने प्राचीन भारत को एक नई शक्ल दी। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है एनसीईआरटी की कक्षा 6 की इतिहास की किताब का 8वां अध्याय। अध्याय का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो हमारा मकसद साफ है, इस अध्याय से वो जरूरी बातें निकालना जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि परीक्षा के नजरिए से भी बहुत काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात उस टेक्नोलॉजी की जिसने एक तरह से क्रांति ला दी, लोहा। वैसे तो उपमहाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल करीब 3000 साल पहले शुरू हो गया था। अच्छा। लेकिन इसका जो असली असर है, मतलब बड़े पैमाने पर जो इसका इस्तेमाल बढ़ा, वो लगभग 2500 साल पहले शुरू हुआ। कमाल है, मतलब टेक्नोलॉजी आने और उसके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में 500 साल का फर्क। हाँ, उस जमाने में बदलाव की रफ्तार ऐसी ही थी। खैर, तो इस लोहे का इस्तेमाल हो कैसे रहा था, क्या खास था इसमें? देखिए, दो मुख्य चीजें थी। एक तो जंगलों को साफ करने के लिए मजबूत लोहे की कुल्हाड़ियां बनी, जिससे खेती के लिए ज्यादा जमीन मिली होगी। बिल्कुल। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था खेती के लिए लोहे के फाल वाला हल, मतलब प्लाउशेयर। अच्छा, इससे पहले लकड़ी के फाल होते थे। हाँ, और वो सख्त जमीन को ठीक से जोत नहीं पाते थे। लोहे के फाल ने गहरी जुताई को मुमकिन बना दिया। और इसका सीधा नतीजा, पैदावार में जबरदस्त उछाल। एकदम। ज्यादा अनाज मतलब ज्यादा खुशहाली। लेकिन कहानी में एक और जरूरी किरदार है। वो क्या? सिंचाई। सिर्फ अच्छे औजार होना काफी नहीं था, पानी भी तो चाहिए। सही बात है। तो इसी दौरान नहरें, कुएं, तालाब और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल जलाशय बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हुआ। तो ये सब एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था। और इसमें राजा या शासन की क्या भूमिका थी? यहाँ एक बहुत दिलचस्प चक्र काम कर रहा था। इसे समझना उस दौर की अर्थव्यवस्था को समझने जैसा है। बताइए। देखिए, राजाओं को बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी होती थी, किले और महल बनवाने होते थे, जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था। हाँ, संसाधन। और ये संसाधन आता था किसानों से वसूले जाने वाले टैक्स से। और किसान टैक्स तभी चुका सकते थे जब उनकी फसल अच्छी हो। मैं समझ रही हूँ ये कनेक्शन, बिल्कुल। तो पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई जरूरी थी। राजा अक्सर सिंचाई की योजनाएं बनवाते थे। इससे किसानों का भी फायदा और राजा का भी। किसानों को ज्यादा पैदावार मिलती है और राजा को ज्यादा टैक्स। एक तरह का म्यूचुअल बेनिफिट वाला सिस्टम था। वाह, मतलब ये उस जमाने का एक तरह का ग्रोथ मॉडल था, कह सकते हैं। चलिए। तो जब खेतों में इतनी पैदावार हो रही थी, गांव समृद्ध हो रहे थे, तो वहां का समाज कैसा था? क्या सब बराबर थे? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर हमें उत्तर और दक्षिण भारत में काफी दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। अच्छा। हाँ, अगर हम पहले दक्षिण भारत की बात करें, खासतौर पर तमिल क्षेत्र की, तो वहां समाज में हमें मुख्य तौर पर 3 वर्ग मिलते हैं। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है संगम साहित्य से। ये लगभग 2300 साल पहले मदुरई में जो कवियों की सभाएं होती थीं, जिन्हें संगम कहते थे, वहां रचा गया था। ठीक है, तो कौन से थे वो 3 वर्ग? सबसे ऊपर थे वेललार। वेललार यानी बड़े जमींदार। बिल्कुल। फिर आते थे उज्वर, जो साधारण हलवाई थे, मतलब आम किसान। और सबसे नीचे? सबसे नीचे थे कड़ैसियार और अधिमई। ये भूमिहीन मजदूर थे, जिनमें दास भी शामिल थे। तो ये तो हुई दक्षिण की बात। उत्तर भारत में क्या व्यवस्था थी? देश के उत्तरी हिस्से में सिस्टम काफी अलग था। यहाँ गांव का जो मुखिया होता था, उसे ग्राम भोजक कहते थे। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये पद अक्सर वंशानुगत था। हाँ, यानी पिता के बाद उसका बेटा ही ग्राम भोजक बनता था। ये तो एक तरह से गांव का छोटा मोटा राजा ही हो गया। काफी हद तक वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था। अपनी जमीन पर खेती करवाने के लिए वो दासों और मजदूरों को रखता था। और उसकी शक्तियां क्या थीं? वो बहुत शक्तिशाली था। राजा की तरफ से गांव से टैक्स वसूलने का काम भी वही करता था। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, वो न्यायाधीश यानी जज और कभी-कभी पुलिस का काम भी करता था। मतलब सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में। हाँ, ग्राम भोजक के अलावा फिर गृहपति होते थे। ये कौन थे? ये स्वतंत्र और छोटे किसान थे, जिनके पास अपनी जमीन होती थी। और फिर वो लोग भी होंगे जिनके पास जमीन नहीं थी। बिल्कुल।
उन्हें दास कर्मकार कहते थे। वो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों पर काम करते थे। और इन सब के अलावा गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई जैसे कारीगर भी तो रहते होंगे। निश्चित रूप से ये सभी गांव के समाज का एक जरूरी हिस्सा थे। तो गांव अब सिर्फ खेती की जगह नहीं रह गए थे, बल्कि एक जटिल सामाजिक इकाई बन चुके थे। एकदम सही। और जब गांव में जरूरत से ज्यादा अनाज और सामान बढ़ने लगा, तो यहीं से शहरों की कहानी शुरू होती होगी। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। इसी सरप्लस ने शहरों के उदय के लिए जमीन तैयार की। लेकिन सवाल यह है कि हमें इन शुरुआती शहरों के बारे में पता कैसे चलता है? हाँ, ये हमेशा दिलचस्प होता है। क्या स्रोत है हमारे पास? कई तरह के स्रोत हैं। एक बहुत ही मजेदार स्रोत है जातक कथाएं। अच्छा, जातक कथा। हाँ, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में चलती थीं और बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें लिखकर सहेज लिया। ये हमें उस समय के आम जीवन की बहुत अच्छी झलक देती हैं। जैसे वो एक कहानी है चतुर निर्धन व्यक्ति की। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करके शहर में अमीर बन जाता है। मतलब स्टार्टअप कल्चर कोई आज की चीज नहीं है। आप कह सकती हैं। वो कहानी हमें ये भी बताती है कि शहरों में कितने अलग-अलग तरह के काम धंधे थे। माली, कुम्हार, व्यापारी, यहाँ तक कि घोड़ों के सौदागर भी। ये तो हुए साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से क्या सबूत मिलते हैं? पुरातत्व से हमें ठोस सबूत मिलते हैं। कई शहरों की खुदाई में पुरातत्वविदों को एक खास चीज मिली है, वलयकूप। वलयकूप? रिंग वेल्स। ये क्या थे? ये एक के ऊपर एक रखे गए पक्की मिट्टी के गोल छल्लों से बने होते थे, जैसे कोई कुआं हो। तो ये पानी के लिए थे? शायद नहीं। ज्यादातर अनुमान ये है कि इनका इस्तेमाल शौचालय, नाली या कूड़ेदान के रूप में होता था। ये एक विकसित शहरी जीवन का संकेत है। और मूर्ति कला, सांची जैसी जगहों पर मिली मूर्तियां भी तो बहुत कुछ बताती हैं। बिल्कुल, सांची के स्तूप पर जो मूर्तियां हैं वो शहरों, गांवों और जंगलों के जीवन को बड़े ही जीवंत तरीके से दिखाती हैं। वो उस जमाने का एक विजुअल रिकॉर्ड है। और आपने यात्रियों का भी जिक्र किया था। हाँ, जैसे एक अनजान यूनानी नाविक ने भरूच बंदरगाह का, जिसे वो बेरी गाजा कहता है, बहुत ही लाविस्तार वर्णन किया है। और यहीं से बात अर्थव्यवस्था पर आ जाती है, जो हमेशा बहुत दिलचस्प हिस्सा होता है। हाँ, व्यापार, शिल्प और सिक्के। तो उस यूनानी नाविक ने भरूच के बारे में क्या बताया? क्या व्यापार होता था वहां से? उसने एक पूरी लिस्ट दी है। बाहर से आने वाली चीजों में, यानी आयात में, शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा और सोने चांदी के सिक्के शामिल थे। मतलब काफी लग्जरी आइटम आ रहे थे। और हम यहाँ से क्या भेज रहे थे? निर्यात की लिस्ट भी उतनी ही शानदार है। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र। तो क्या सारा लेन देन सिक्कों से ही होता था? नहीं, वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम भी खूब चलन में था। संगम साहित्य की एक कविता बताती है कि कैसे नमक के व्यापारी बैलगाड़ियों पर नमक ले जाकर उसके बदले धान यानी चावल लाते थे। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और जब सिक्कों की बात आती है तो सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? सबसे पुराने सिक्के थे आहत सिक्के, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। आहत सिक्के? हाँ, ये लगभग 500 साल तक चले। ये चांदी के बने होते थे और इनका कोई एक तय आकार नहीं था। इनकी खास बात क्या थी? इन पर राजा की तस्वीर होती थी? नहीं, यही तो इनकी सबसे खास बात है। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था। बस धातु की चादर को काटकर उन पर ठप्पों से अलग अलग चिन्ह बना दिए जाते थे। जैसे मछली, पेड़, हाथी या सांड। क्योंकि इन पर चिन्ह आहत करके यानी चोट मारकर बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। समझ गई। सिक्कों और व्यापार के अलावा शिल्प और कारीगरी का क्या हाल था? वो भी अपने चरम पर था। हमें खुदाई में एक खास तरह के बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आप NBPW की बात कर रहे हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र? बिल्कुल, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये नाम UPSC के लिहाज से बहुत जरूरी है। ये इतने खास क्यों है? क्योंकि ये उस दौर के लग्जरी गुड्स थे, एकदम काले और शीशे की तरह चमकदार। इन्हें बनाना बहुत मुश्किल था और ये बहुत महंगे होते थे। तो जहाँ ये मिलते हैं वहाँ अमीर लोग रहते होंगे। हाँ, ये उस जगह की समृद्धि का एक पुरातात्विक सबूत है। और कपड़ा उद्योग के भी बड़े केंद्र थे, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है श्रेणियों का कॉन्सेप्ट। हाँ, श्रेणियां उस दौर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। ये शिल्पकारों और व्यापारियों के अपने अपने संगठन या संघ थे। तो ये उस जमाने की ट्रेड यूनियंस या गिल्ड जैसी थी? उससे भी कहीं ज्यादा। ये कच्चा माल खरीदने से लेकर लोगों को ट्रेनिंग देने और तैयार माल बेचने तक सब कुछ मैनेज करती थी। वाह!
और इतना ही नहीं, ये श्रेणियां बैंक का काम भी करती थी। बैंक का काम भी? कैसे? अमीर लोग इनमें अपना पैसा जमा करते थे। श्रेणी उस पैसे को इन्वेस्ट करती थी और उससे मिले मुनाफे का एक हिस्सा जमाकर्ता को मिलता था या फिर धार्मिक संस्थानों को दान कर दिया जाता था। ये तो एक बहुत ही विकसित आर्थिक व्यवस्था थी, है ना? बिल्कुल। चलिए अब कुछ शहरों के उदाहरण देखते हैं। मथुरा का जिक्र बार बार आता है एक बहुत महत्वपूर्ण शहर के रूप में। हाँ, मथुरा 2500 से भी ज्यादा सालों से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी लोकेशन। ये व्यापार के दो मुख्य रास्तों के चौराहे पर था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एक तरह का जंक्शन था। एकदम। और लगभग 2000 साल पहले ये कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना। और इसका धार्मिक महत्व भी तो बहुत ज्यादा था। हाँ, ये एक महान धार्मिक केंद्र था। यहाँ बौद्ध मठ थे, जैन मंदिर थे और ये कृष्ण भक्ति का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तो हुई उत्तर भारत की बात। दक्षिण में ऐसा कोई ग्लोबल ट्रेड का हॉटस्पॉट था? दक्षिण में पुदुचेरी के पास अरिकामेडु एक असाधारण जगह है। अरिकामेडु? हाँ, ये एक तटीय बस्ती थी और हमें यहाँ भारत और रोम के बीच व्यापार के इतने पक्के सबूत मिले हैं कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। मतलब सीधा रोम के साथ व्यापार? सीधा व्यापार। वहां हमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे एम्फोरा। ये लंबे जार होते थे जिनमें शराब या तेल जैसी चीजें इटली से भारत आती थीं। अरे वाह! इसके अलावा एरेटाइन वेयर नाम के इटली में बने मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, सब कुछ मिला है। जबरदस्त। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो ये साफ है कि कैसे लोहे के औजारों से शुरू हुआ एक छोटा सा बदलाव एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। हाँ, खेती में जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसे हम अधिशेष या सरप्लस कहते हैं। और इसी अधिशेष ने पहले एक जटिल ग्रामीण समाज को जन्म दिया और फिर यहीं से शहरों के बसने की नींव भी पड़ी। और ये शहर सिर्फ बस्तियां नहीं थे, बल्कि व्यापार, शिल्प, अलग अलग धर्मों और नए विचारों के मिलने के वाइब्रेंट सेंटर थे। और श्रेणियों जैसी संस्थाओं और आहत सिक्कों जैसी आर्थिक प्रणालियों ने इस विकास को और तेज रफ्तार दी। ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक बेहद परिवर्तनकारी दौर था। और इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमें राजाओं, व्यापारियों और श्रेणियों के बारे में अभिलेखों से बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस दौर के एक आम दास कर्मकार या एक बुनकर महिला का रोज का जीवन कैसा रहा होगा? जब चीजों की अदला बदली से सिक्कों पर आधारित अर्थव्यवस्था आई, तो इस बदलाव ने उनके आपसी रिश्तों और उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला होगा? इतिहास की किताबों में दर्ज न की गई ये अनकही कहानियां क्या हो सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।